देखो जरा क्वेश्चन, किसी का भी नंबर आ सके इनमें, क्योंकि मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन है, इनमें से तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन पक्का मिलेगा एक ना वहाँ इस चैप्टर से। चालक और पहला क्वेश्चन क्या है, चालक और अचालक में क्या अंतर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो तुम्हें छोड़ने थे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो तुम्हें नहीं करने। क्यों नहीं करने? वो आने के ही नहीं। तो नाव है या नाव? हाँ भैया, पढ़ा था। अच्छा, वो तो पढ़ने जा रहा है जो तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा पढ़ा रहा रहा भैया? उन्मत ही है। चालक और अचालक में अंतर है ना, चालक तथा अचालक में क्या अंतर है। ठीक है, तो चालक और अचालक में क्या अंतर हो, चालक वे हो जिनमें और अचालक क्या हो, तो बस यही लिखना था इसमें। ठीक है, पढ़ लियो जो लिखा हो। परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है, सिलिकॉन, माइका, कार्बन में कौन परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक क्या हो, परावैद्युतांक भैया जिसमें तो जो अपने मतलब पदार्थ आवेश नहीं प्रवाहित होने देते या विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होने देते, हाँ, तो वे हो। तो वो तो कुचालक भी ऐसे ही हो, कुचालक भी तो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, आवेश नहीं प्रवाहित होने देते। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, कुचालक में और परावैद्युतांक में डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। भाई कुचालक भी अपने अंदर से आवेश प्रवाहित नहीं होने देते और परावैद्युतांक भी क्या अपने अंदर से आवेश प्रवाहित नहीं होने देते, मतलब उसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ना कुचालक में और ना किसमें, परावैद्युतांक में। ठीक है, तो मुझे ये बता परावैद्युतांक पदार्थ हो क्या फिर। परावैद्युतांक जो पदार्थ हो ना एक तरीके के कुचालक ही हो, क्या हो, एक तरीके के कुचालक। कुचालक का एक प्रकार है परावैद्युतांक। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, क्या खास बात है इसमें परावैद्युतांक में। देखो जो कुचालक है ना तुम्हारी, ये कुचालक मानने के बाद कोई कुचालक पदार्थ है यार। कोई कुचालक पदार्थ है, क्या है, कोई कुचालक पदार्थ। जैसे कोई मान लो ये प्लास्टिक है, कोई क्या है ये, प्लास्टिक। ठीक है, क्या है ये, कोई प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में से ये बताओ विद्युत धारा प्रवाहित हो सका है, नहीं हो सकती ना, मतलब उसमें तुम्हें करंट भी नहीं लग सकता। सिंपल सी बात यही तो, प्लास्टिक को तुमने हाथ में पकड़ा, ठीक है, उसे कोई तार टच कर दिया ऐसे, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तुम्हें करंट लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगने का, नहीं लगने का ना। ठीक है, तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। करंट प्रवाहित होने का मतलब है उसमें क्या नहीं प्रवाहित होती, आवेश, आवेश प्रवाहित नहीं होता। लेकिन अब देखो जरा यहाँ परावैद्युतांक अचालक पदार्थ होते हैं, मैंने वही बताया। परावैद्युतांक क्या होते हैं, अचालक। अचालक का मतलब जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, जिनमें विद्युत प्रभाव बिना आवेश की गति के संचरित हो जाता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जिनमें विद्युत प्रभाव बिना आवेशों की गति के संचरित हो जाता है, मतलब ये ना, ये तो प्लास्टिक होगा, ठीक है, ये क्या होगा, कुचालक। अब मेरे पास ये माइका, क्या है ये, माइका एक तरीके का खनिज पदार्थ है। क्या है, एक तरीके का खनिज पदार्थ है माइका, एक तरीके का। पूरी पोस्टमास्टर्म करके आया हूँ इस बुक का। ठीक है, माइका एक तरीके का क्या है, खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ अभ्रक बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभ्रक। बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा माइका मिलता है, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ ये अभ्रक। पता कहाँ पैदा होता है, बिहार में और झारखंड में। एक तरीके का खनिज पदार्थ है ये। इसमें पता कौन कौन सी धातु होती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 3-4 धातुएं हो इसमें। ठीक है, एक सिंपल सी ऐसी पतली सी तुम्हें परत मिले इसकी। जैसे तुम ज़मीन को खोदोगे, ज़मीन में से तो निकलते हैं खनिज पदार्थ, तो ज़मीन खोदोगे उसमें पतली सी एक परत मिलती है माइका की तुम्हें, वो होता है माइका। तो उसमें कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 3-4 धातुएं मिलती है इसमें। ठीक है, और क्या है एक तरीके का माइका,
खनिज पदार्थ और एक तरीके का पराविद्युतांक भी है। क्या है ये एक तरीके का पराविद्युतांक का मतलब क्या हो? पराविद्युतांक का मतलब ये एक तरीके का कुचालक ही है। कुचालक का मतलब क्या हो? मतलब इसमें क्या नहीं प्रवाहित होने की? विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित नहीं होने का। तो ठीक है, कुचालक भी क्या हो? कुचालक में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, पराविद्युतांक में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया। लेकिन इनमें फिर डिफरेंस क्या होगा? अंतर क्या होगा? अचालक में और उसमें अंतर क्या होगा? पराविद्युतांक में। दोनों में ही विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो मैं दोनों को ही कुचालक कह सकूँ ना। अब इसके आगे देखो डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। ये मेरे पास क्या है? माइका आवेश तो प्रवाहित नहीं करता। क्या नहीं करता? आवेश को प्रवाहित नहीं करता, तो वो तो कुचालक भी नहीं करता। ठीक है, कुचालक भी नहीं करता। लेकिन इसमें पता क्या बनती है? माइका मतलब कुचालक पदार्थ में बनती है विद्युत क्षेत्र। क्या बनता है इसमें? विद्युत क्षेत्र। क्या बनता है इसमें? विद्युत क्षेत्र। बस ये खास बात है इसमें। क्या बनता है इसमें? विद्युत क्षेत्र। जबकि जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत क्षेत्र नहीं बनता है। ठीक है, ये खास बात है इसमें। पता चल गया क्या है? पराविद्युतांक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, पराविद्युतांक कैसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और क्या मतलब? वो विद्युत का प्रवाह नहीं होता तो उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। तो लेकिन उसमें क्या उत्पन्न होती है? मतलब क्या बना सकते हैं वो? विद्युत क्षेत्र। क्या बना सकते हैं? विद्युत क्षेत्र। बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं तुम्हें ये समझाने लगा कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। थोड़ा सिंपल सा बता देता हूँ, देखो क्या होता है। जैसे तुम्हारे पास ये तुमने पढ़ाया समांतर प्लेट संधारित्र, पढ़ाना समांतर प्लेट संधारित्र। इसके अंदर मैंने ये माइका रख दिया। क्या रख दिया? माइका का मतलब मैंने क्या रख दिया? पराविद्युतांक। क्या रख दिया? पराविद्युतांक। तो इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे होता है विद्युत प्रेरण। क्या होता है यहाँ पे? विद्युत प्रेरण का मतलब है जो इस प्लेट के पास वाली जो ये वाली सतह है, इस प्लेट के जो ये वाली पास वाली सतह है, इस पे तो आ जाएगा इस वाली प्लेट के विपरीत आवेश। यही तो होता है विद्युत प्रेरण। क्या आ जाएगा? जो ये वाली प्लेट है ना, ये किसकी प्लेट है? संधारित्र की। तो इस प्लेट पे कैसा आवेश है? प्लस क्यू। कैसा है? प्लस क्यू। और ये क्या भर रखा है? माइका एक तरीके का पराविद्युतांक है। तो माइका की जो इधर वाली साइड होगी, इधर वाली सतह होगी, उस पे इसके अपोजिट क्या आ जाएगा? इसके विपरीत आवेश आ जाएगा। मतलब इस प्लेट पे अगर प्लस क्यू है तो इस वाली सतह पे माइका क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। ठीक है, उसके बाद संधारित्र की इस प्लेट पे कैसा आवेश है? माइनस क्यू। तो जो ये माइका है, माइका की ये वाली सतह, इस वाली सतह पर कौन सा आवेश आएगा? प्लस क्यू। क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा भाई? प्लस। तो इसे बोलते हैं विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, आवेशित है। क्या है ये? मानने के बाद इस पे कैसा है? प्लस आवेश है। अगर मैं इसके पास दूसरी वस्तु ले जाऊंगा, क्या ले जाऊंगा? और वो अनावेशित है। क्या है वो? अनावेशित। तो इस वाली दूसरी वस्तु अनावेशित है ना, तो इसके अंदर इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा, उसे बोलते हैं विद्युत प्रेरण। मानने के बाद इस पे प्लस क्यू आवेश था तो इस पे कौन सा बन जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसको बोलते हैं विद्युत प्रेरण। ठीक है, तो विद्युत प्रेरण की घटना ही होती है। अब देखो विद्युत क्षेत्र इसमें कहाँ से कहाँ बनता है? इधर से इधर, प्लस से माइनस की तरफ बनता है ना विद्युत क्षेत्र। तो मैं यही समझाना चाह रहा था तुम्हें, यही समझाना चाह रहा था। यहाँ देखो जरा, जो पराविद्युतांक हो और कुचालक हो, दोनों में आवेश प्रवाहित नहीं होता। लेकिन पराविद्युतांक की एक खास बात हो। क्या खास बात हो? पराविद्युतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र बनता है। क्या बनता है पराविद्युतांक के अंदर? विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब इस लाइन का तुम्हें समझ ही नहीं आया कोई से को भी क्या लिखा हुआ है? देखो जरा, पराविद्युतांक वे अचालक पदार्थ होते हैं। तो पराविद्युतांक अचालक या कुचालक पदार्थ ही हो, मतलब जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता। ये एक तरीके का कुचालक ही है। प्लास्टिक का है ना, तो इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होने का, सिंपल है। ठीक है, तो पराविद्युतांक भी ऐसे ही पदार्थ हो जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता। उसके बाद ये देखो, ये लाइन क्या लिखी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिनमें विद्युत प्रभाव बिना आवेशों की गति के संचरित हो जाती है। और ये मैंने तुम्हें समझा दिया क्या होता है। ठीक है, अब देखो जरा,
किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, ये तो तुम्हें पता। आवेश, किसी चालक के द्वारा आवेश इकट्ठा करने की या आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता हो वही क्या कहलाओ, विद्युत धारिता। ठीक है भाई। धारिता ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक फैराड और वीमा डायरेक्ट याद रखनी है, डायरेक्ट m-1 l की -2 t की घात 4, ऐसे याद रखना होता है। ml-t और फिर बाद में आता है a, m की -1 l की 2 t की 4 a की 2। ठीक है, डायरेक्ट याद रखनी है। ये सजाने गुण दे रखे और ये तुम्हें या तो PDF निकलवाओ इनकी या अपनी कॉपी में उतारो। ठीक है, कुछ भी करो चाहे। फैराड की परिभाषा दीजिए तथा धारिता के SI मात्रक की परिभाषा दीजिए। ये तो कर लोगे तुम, धारिता की परिभाषा। उस भौतिक राशि का नाम लिखे जिसका मात्रक कूलाम बटे वोल्ट है। कूलाम बटे वोल्ट, इसका मतलब यही तो है। देखो कूलाम बटे वोल्ट, इसको कैसे लिख सकता हूँ, कूलाम, अगर वोल्ट की पावर नीचे कितनी है, +1, ऊपर जाके -1, ये ऐसे ही लिखा हुआ है इन्होंने, कूलाम और वोल्ट। ठीक है, ऐसे लिखा है कूलाम वोल्ट। यह सदिश अथवा अदिश राशि है। तो कैसी राशि है, विद्युत धारिता तो अदिश राशि, पता, विद्युत धारिता कैसी राशि, अदिश राशि। ठीक है, और मात्रक किसका है, ये धारिता का, कूलाम बटे वोल्ट। देखो कहाँ से आता है, C बराबर क्या होता है, Q/V। ये तो रट रखा है। तो इसका मात्रक, धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका आवेश का कूलाम हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट। ये तो होगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन थे। ठीक है, संधारित्र क्या हो, हाँ क्या हो संधारित्र, हाँ पढ़ कर क्यों नहीं आई, डंडा नहीं है क्या यहाँ, डंडा नहीं है, क्या हो संधारित्र, क्या हो संधारित्र, पढ़ा क्यों नहीं, क्या हो संधारित्र। एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक में आकार में परिवर्तन के बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाती है। ये तो लिखा रखी मैंने डेफिनेशन, बिना आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी क्या बढ़ा सकते हैं, धारिता। कोई चालक है मेरे पास, क्या है, कोई चालक, मुझे इसकी धारिता बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, धारिता बढ़ानी है, लेकिन मुझे इसका आकार भी चेंज नहीं करना, क्या आकार भी चेंज नहीं करना, और ना ही इसका आयतन चेंज करना। तो मुझे धारिता बढ़ानी है इसकी, और इसकी धारिता बढ़ाने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, फिर वहाँ संधारित्र, क्या लगाऊंगा मैं, वही तो हो संधारित्र। देखो जरा, ये एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाने के प्रयोग में लाई जाती है ना। आकार में परिवर्तन नहीं करना लेकिन धारिता बढ़ानी, तो क्या लाओगे तुम, संधारित्र। आगे देख लियो यार, किसमें दिखने का, और जूम करना पड़ेगा। बस ठीक है। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। किसी संधारित्र की धारिता उसकी मुख्य प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों, क्या है यार ये, कुछ भी नहीं है। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कर दो लो, Q/V। या तो संधारित्र की धारिता को, पहली डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई थी, क्या थी, संधारित्र की धारिता क्या हो, किसी चालक के द्वारा आवेश इकट्ठा करने की या आवेश संग्रहण करने की जो क्षमता हो वही क्या हो, धारिता, वही हो ना धारिता। या दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, बता क्या लिखेंगे यहाँ से, अनुपात वाली,
किसी चालक पर उपस्थित आवेश तथा विभव दोनों के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं या उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। सिंपल है, तो पहली वो लिख सकते हो, दूसरी ये लिख सकते हो। ठीक है, यही लिख रखी है यहाँ देखो। किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच पर कहाँ किसी संधारित्र की धारिता उसकी मुख्य प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच विभव दोनों का अनुपात क्या हो, दोनों के अनुपात को ही क्या है, धारिता। किसी समांतर पट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, बताया था। क्या था, C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ठीक है, याद आया कुछ है? अगर मैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, जिससे मैं पूछ रहा हूँ बताएगा, अगर मैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दूं तो उस संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी, या बदलने की। दो प्लेट है मेरे पास, संधारित्र की दो समांतर प्लेट है। अगर उनके बीच की दूरी मैंने पहले से कम कर दी, क्या कर दी, पहले से कम कर दी। अब मुझे बताओ उसकी धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए बेटे, उसकी धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा। कम करने पर क्या होगी, कैसे बढ़ेगी, कैसा, व्युत्क्रमानुपाती हो। देख जरा यहाँ, ये धारिता है, धारिता दूरी के क्या हो, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसको मैंने कम करी तो ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। फैराड प्रति मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, विद्युतशीलता का, किसका, विद्युतशीलता का। क्या कहाँ से आया ये, कहाँ से आया है, C बराबर या देखो जरा कहाँ से आया है, फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। देखो कहाँ से आया है, विलगित गोलीय चालक के कारण धारिता, किसी खोखले विलगित गोलीय चालक के कारण धारिता का सूत्र क्या हो, किसी खोखले, हाँ, C बराबर बुया है ना, C बराबर पढ़ के क्यों नहीं आया, अरे भाई जी पढ़ा था, ये दाहिने है। तो ये तो पहला ही सूत्र है, पहला ही डेरिवेशन है बेटे, हैं, ये तो पहला ही डेरिवेशन है। बता, पढ़ता क्यों तू, पढ़ता क्यों नहीं, पढ़ तो रहा भाई जी, पढ़ागा नहीं, तू बता, पहला ही डेरिवेशन है तो। C बराबर पबजी खेल लगा, मैं तो खेलता हूँ, फ्री फायर खेल रहा है, और खेलता ही और क्या शौक है, जूस भी शौक नहीं है। एक ही शौक है बस, क्या वही, ना जी, वो नहीं शौक और? रहा है, कुछ नहीं शौक है। तो बता, फिर बता रहा क्यों नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा पढ़ा नहीं, पढ़ा, मैंने पढ़ाया बेटे, पढ़ाया, कौन बताएगा, तू बता, C बराबर 4/epsilon पहले ही देख लिया। C बराबर 4/epsilon किसी खोखले विलगित गोलीय चालक के कारण धारिता का सूत्र क्या हो, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या C बराबर R बटा 9 गुणा 10 की घात 9। अब मुझे किसका सूत्र निकालना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना। तो धारिता है ये, धारिता का मात्रक बता बेटे, धीरज, फैराड। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इधर कितना रह गए, क्योंकि 4 पाई का तो कांस्टेंट हो, ये नियतांक हो, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो एप्सिलॉन नॉट इधर रख लो, इसका ही तो मात्रक निकालना। ये क्या है, R, दूरी, दूरी का मात्रक क्या हो, दूरी क्या है मैंने आपका का, तो मीटर। तो यही तो पूछ रहा है, फैराड प्रति मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो किसका है, मतलब प्राइवेट, उसका क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, पढ़ के नहीं आया बेटे। एक संधारित्र की धारिता के पदों में प्राविद्युतांक को परिभाषित कीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बार। एक संधारित्र की धारिता के पदों में प्राविद्युतांक को परिभाषित कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है।
किसके किसके पदों में व्यक्त करना, किसके पदों में? एक संधारित्र की धारिता, कोई संधारित्र है उसकी धारिता के पदों में, मतलब धारिता उसमें आनी चाहिए। परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। परावैद्युतांक की परिभाषा अभी मैंने तुम्हें क्या बताई थी? परावैद्युतांक ऐसे कुचालक पदार्थ हो जिसमें बिना आवेश के प्रवाह के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना? बिना आवेश के प्रवाह के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना, ये तो बताया था अभी परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या हो? ऐसे कुचालक पदार्थ हो जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं होने का, उसमें मतलब बिना आवेश के प्रवाह के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, यही तो बताया था परावैद्युतांक। अच्छा, अब ये पूछ रहा कि मुझे ये डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे डेफिनेशन चाहिए, मुझे परिभाषा चाहिए कौन से वाली, जिसमें संधारित्र आए, संधारित्र की धारिता है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं संधारित्र की धारिता का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जरा संधारित्र की धारिता का नाम कैसे आएगा। अब देखो जरा ध्यान से देखते रहिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है। निर्वात में किसी संधारित्र की निर्वात में धारिता, निर्वात में धारिता का मतलब है ये कोई संधारित्र है, ठीक है, जब इनके बीच कुछ नहीं हो, वायु हो, निर्वात हो, है ना? ये तो तुम्हें वो भी निकलवा रखा है डेरिवेशन। बता फिर बेटे कहाँ वो दूसरा नहीं आया यार, दिखा एक और, तू बता। हाँ बता। हाँ, किसी संधारित्र की निर्वात में धारिता कितनी हो? C बराबर हाँ, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, यही तो हो निर्वात में। ठीक है, उसके बाद जब प्लेटों के बीच, जिसे पूछूंगा परावैद्युतांक भरा हो, मुन्नी बता, जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो तब धारिता क्या होगी? C बराबर पढ़ के क्यों नहीं आई? क्या करना आई यहाँ? हाँ, करण क्या आई यहाँ? इतना आलस क्यों आ रहा तेरे भीतर? हैं? तुझे ये सूत्र नहीं पता धारिता का, किसी संधारित्र की? तो बताइए। हाँ, अगर उनके बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा तो परावैद्युतांक को कैसे लिखते हैं? तो इसकी धारिता के गुना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऊपर क्या आएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, यही तो आएगा। अगर इसको मैं C1 मान लूँ, इसको क्या आ जाएगी? C2। तो समीकरण 1 इसको मान लो, समीकरण 2 इसको मान लो। ठीक है, अब ले लो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। हनी यार क्या कर रहे, तुम पढ़ गए नहीं आ रहे। समीकरण 1 ही है, तो C1 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D बटे में C, दोनों को भाग दे रहा हूँ मैं, समीकरण 1 और 2 को। ये समीकरण 1 है, इसको मैंने ऊपर रख दिया, दूसरे को मैंने भाग दे दी, तो यहाँ क्या बचेगा? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, A एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, D से D। तो देखो जरा क्या बचेगा यार, C1 बटा C2 बराबर, ऊपर तो 1 बच गया और नीचे क्या बच गया? K बच गया। इसको पलट दो तो K ऊपर आ गया, नीचे क्या था? C2, ये ऊपर भाग गया, और ये क्या? C1। यही पूछ रहा था वो, जो C2 है, C2 क्या है? ये C2 जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो तब की धारिता है नहीं C2। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो, उस यही तो धारिता है वो C2, मैंने मानी थी। यहाँ C2 लिखा था, देखो जरा। ठीक है, और ये कौन सी धारिता है? ये वाली, ये कौन सी धारिता है? जब प्लेटों के बीच कुछ भी ना भरा हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा होने पर उसकी धारिता C
सी तथा इसकी प्लेटों के बीच वायु होने पर उसकी धारिता का अनुपात, दोनों का जो अनुपात हो वही क्या कहलाएगा? पराविद्युतांक। ये पराविद्युतांक की परिभाषा, ये पराविद्युतांक है। तो अब देखो तुम अपनी तरफ से कैसे परिभाषा बना सकते हो। ये पराविद्युतांक आ गया, तो ये क्या है? ये C2 कब की धारिता है? जब प्लेटों के बीच पराविद्युतांक बना। तो ऐसे लिखना, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युतांक भरा हो, ठीक है, पराविद्युतांक भरा हो तब की धारिता, ठीक है, तब वाली धारिता। और जब संधारित्र निर्वात में उपस्थित हो वो वाली धारिता, जो दोनों का अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा? भाई कौन कौन सी वाली धारिता? जब प्लेटों के बीच पराविद्युतांक भरा हो वो वाली धारिता, और जब प्लेटें किसमें उपस्थित हो? निर्वात या वायु। तो दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? यही तो है। और एक परिभाषा तुमने पहले पढ़ रखी पराविद्युतांक की, बताऊं वो भी, K बराबर E0 बटे में EM, यही तो था। एप्सिलॉन नोट बटे में एप्सिलॉन नोट, पढ़ी नहीं गए? एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन M। निर्वात में विद्युतशीलता तथा माध्यम में विद्युतशीलता दोनों के अनुपात को क्या है? पराविद्युतांक। पढ़ी गई? पढ़ी नहीं? पढ़ी तने भी नहीं पढ़ी? बताई थी मैंने। तो 3-4 परिभाषा होगी इसकी, ठीक है। वहाँ तुम पिछले चैप्टर में स्थिर विद्युत की में कुछ और पढ़ रहे थे, यहाँ तुम्हें दो परिभाषा बता दी मैंने पराविद्युतांक की। एक तो ये धारिता वाली बता दी, और एक कौन सी बता दी? दूसरे वाली बता दी। वो वाली धारिता वाली कौन सी? जब बता उसकी धारिता। और ये कौन सी धारिता है? C1। तू बताइए जरा, C2 कौन सी वाली धारिता? वो वाली धारिता। और C1 कौन सी? हाँ तू बता। हाँ, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएगा K की? K क्या है? पराविद्युतांक। अब बता इसकी परिभाषा कैसे बनाएगा? ठीक है। और जब संधारित्र दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु उपस्थित हो तो दोनों का अनुपात, ठीक है। आगे समझ। तो यही लिख रखा है यहाँ, पढ़ लियो यार, तुमने तो पढ़ा ही नहीं होगा। सोमवार को इसकी वो देखो तुम्हें कहाँ लिख रखे तुमने क्वेश्चन, चाहे इसकी PDF निकलवाओ, कुछ ही निकलवाओ, चाहे तो इसकी PDF निकलवा लियो। इसको लिखने में तुम्हें 4 घंटे लगेंगे, PDF निकलवाने में 2 मिनट लगेगी। फिर उसको बैठ के आराम से पेंसिल से अंडरलाइन करके एक लाइन पढ़ना है क्या क्या लिखा हुआ इसमें, ठीक है। और तुम्हें ये किताबी भाषा में लिखा हुआ, फिर जो तुम्हें समझ आएगा ना वहीं ऐड कर लेना, कि इस परिभाषा को काट के ऐसे अपने हिसाब से परिभाषा लिख लेना पेंसिल से, जो तुम्हें समझ आएगा ऐसे। ये तो किताबी भाषा में लिखा हुआ, ठीक है। तो अपनी आसान भाषा में समझो ना इसको, क्योंकि तुमने पढ़ लिया। अब तो मैं तुम्हें समझा ही रहा हूँ। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के संपूर्ण स्थान में कोई पराविद्युतांक भरने से उसकी धारिता 5 गुना हो जाती है। पराविद्युतांक की अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? क्या अपेक्षिक विद्युतशीलता? ये अपेक्षिक विद्युतशीलता ही है, ये अपेक्षिक विद्युतशीलता ही है। क्या है ये? अपेक्षिक विद्युतशीलता ही है। ये अपेक्षिक विद्युतशीलता कह दो, चाहे पराविद्युतांक कह दो, कुछ ही कह दो यार, वही पूछ रहे हैं। अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है इसकी? देखो, एप्सिलॉन R या K इसी को बोलते हैं। एप्सिलॉन R या K, तो इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन R या फिर K। पराविद्युतांक बोल दो या अपेक्षिक विद्युतशीलता बोल दो। क्या बोल दो? अपेक्षिक विद्युतशीलता बोल दो या पराविद्युतांक बोल दो। R का मतलब है रिलेटिव, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, रिलेटिव मतलब अपेक्षिक, और परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता या क्या कह दो? पराविद्युतांक, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या कह रहा है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के संपूर्ण स्थान में कोई पराविद्युतांक बढ़ने से उसकी धारिता 5 गुना हो जाती है। कितनी गुना हो जाती है? 5 गुना, ठीक है। कितनी गुना हो जाती है? 5 गुना। अब देखो जरा, एप्सिलॉन R बराबर C2 आया था, और क्या आया था? C2 कौन सी वो है, कौन सी धारिता है C2? जब प्लेटों के बीच,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, यही तो है वो। इसको C1 को ऐसे लिख सकता ए, यही तो है यार ये। तो वो कह रहा, देखो जरा क्या कह रहा हो, एक किसी समांतर प्लेट से धारित की प्लेटों के संपूर्ण स्थान में कोई पराविद्युतांक बढ़ने से उसकी धारिता 5 गुना हो जाती है। तो कोई पराविद्युतांक बढ़ दिया, कोई क्या बढ़ दिया, तो पराविद्युतांक का मान कितना दे दिया उसने 5। तो यहाँ के की जगह क्या लिख सकते हो तुम 5, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और बटे में इसके क्या आ रहा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ठीक है। यही तो आ रहा, यही आ रहा। उसके बाद इससे ये गया, इससे ये गया, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या आ गया 5, यही तो आ गया। अब देखो जरा, एप्सिलॉन आर को मैं C2 बटा C1 लिख दूं, तो 5 C2 बराबर कितना आ गया 5 C1, ये है इसका आंसर। चाहे यहाँ डायरेक्ट इसका एप्सिलॉन आर का ही मान लिख देना बस, ठीक है। अब एक विद्युतशीलता, अगर दोनों में संबंध पूछे कितना गुना बढ़ी है, पहले से 5 गुना बढ़ी है, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है ये। एक अनावेशित विद्युतरथ चालक ए दूसरे आवेशित विद्युतरथ चालक बी के समीप लाया जाता तो बी के आवेश तथा विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये पूरा ही गायब हो गया। पढ़ गया तो तुम्हें कुछ समझ भी आता है यार, बहुत टाइम लगा भाई क्वेश्चन समझाने में, पढ़कर थाने में तो कोई सा नहीं आया। हाँ, मिस्ट्री का मतलब क्या है? मिस्ट्री रहस्य, मिस्टीरियस, रहस्यवादी कुछ ऐसा होता होगा। मिस्ट्री तो रहस्य हो, नार्सिसिज्म क्या हो? पता तो, हाँ पता था, पढ़ा था कहीं हमने, याद नहीं है अब। पता किसी को नार्सिसिज्म क्या है? नेपोटिज्म पता? नेपोटिज्म, नेपोटिज्म बॉलीवुड में चला जो पता नेपोटिज्म किसी में एंटीक्विटी पता क्या हो? एंटीक्विटी निरंतर का पता क्या हो? वही हो निरंतरता, पता निरंतरता, निरंतर लगातार धड़ाधड़। लगातार मेरी जिंदगी ठंड हो रही, निरंतरता तुम्हारी जिंदगी में रहेगी। देखो जरा, एक अनावेशित विद्युत रथ चालक ए है, ठीक है। एक क्या है, विद्युत रथ चालक ए, मतलब कोई अनावेशित चालक है। क्या है, कोई अनावेशित चालक का मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं है। दूसरे आवेशित, अब ये क्या आ गया, दूसरे आवेशित विद्युत रथ चालक बी से समीप लाया जाता मछली है। खाई लेना, हैं? मछली खाई, हाँ मछली। हाँ क्यों? और किस तरीके से मछली चुपचाप हाथ खड़ा करो, 500 जगह वाले दिन में मछली खा रही है, जब इतने चश्मा लग रहा, उसका मुंह खाया दे रहा, नीचे खाया। का पीसी खाया, खाया उसमें जो कांटे से वो निकाल के फेंके, हाँ, ठीक है, आंखों के लिए खाई थी ना। आंखों के लिए हैं। बताओ कैसा कैसा चिकन, उसका मुर्गे का बढ़िया हो चिकन, मछली का, मछली का बढ़िया हो, महंगा कौन सा हो? मछली मछली महंगी, तुम तो उड़ा रखे, मैंने तो पता नहीं क्या क्या उड़ा रखा। तेरी गाड़ी कराते तेरे जाती है, वो तो पंडित थी, वो पंडित थी फिर भी चिकन खाओ थी मेरे साथ, आप देख लो। चिकन खाओ। हाँ भाई जी, पंडित थी वो, चिकन खाओ थी वो, मन नहीं सिखाया था। मुझे तो नहीं उल्टी आती। एक अनावेशित विद्युत रथ चालक ए है, मतलब चालक ए है। इसमें है चिकन, मछली नहीं है, ना मुर्गा खाया, सिल्लू सांप खाया, इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं है।
मैंने खाया सिल्लू साहब। सिल्लू साहब सांप भी खा लेते हैं ना। बहुत गजब हो। अच्छा इन्हें क्या पता एक जक्कर है बन कर बैठा है। आपके अकॉर्डिंग भाई जी, आपके अकॉर्डिंग तो बताओ, आपके अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से पूछो तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? नंबर फर्स्ट मैं बता रहा पर्सनल नंबर फर्स्ट मुझे घूमना चाहिए। मैं अपना बता रहा हूँ बंद कर दे। मुझे चाहिए घूमना। आज मैं यहाँ हूँ। एक अनावेशित चालक ए है, ठीक है, यहाँ देख ला। एक अनावेशित चालक ए है। अनावेशित मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये मान लिया मैंने ए, ठीक है। उसके बाद दूसरे आवेशित विद्युत चालक बी, मतलब दूसरा जो चालक है वो कैसा है? आवेशित। तो दूसरा चालक मान लिया मैंने आवेशित, मान लिया इसको बी, प्लस आवेश दे दिया मैंने इसको, ठीक है। समीप लाया जाता है। क्या लाया जाता है? समीप लाया जाता है। बी के आवेश तथा विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब अब वो ये कहना चाह रहा, ये जो बी है ना, ये पूरा बी है जो, ठीक है, इसको इसके पास लाया जा रहा है ए के। तो इसके बी के आवेश पर मान लो इसके पास क्यू आवेश है, तो आवेश पे क्या फर्क पड़ेगा और विभव पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसके पास लाओगे तो तुम इसको बी को इसके पास लाओगे, ठीक है, तो विभव जो होगा विभव तो हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा? कम। विभव हो जाएगा कम। क्या बताऊंगा, रुक जा। और आवेश क्या हो जाएगा? समान। आवेश समान रहेगा। क्या रहेगा? आवेश समान रहेगा। देखो जरा क्या होता है इसमें। होता है क्या हो गया, देखो क्या हो इसमें। जब तुम इसके पास लाओगे ना, इसे इसके पास लाओगे तो इससे टच हो जाएगा ऐसे, तो इस पर आवेश का स्थानांतरण पता कब तक होता रहेगा? जब तक इसके विभव समान ना हो जाए। क्या ना हो जाए? समान। जैसे ही विभव समान हुए तो इसका जो आवेश है वो कम होना शुरू होगा। क्या होगा? कम। सॉरी, विभव इसका क्या होना शुरू होगा? कम। लेकिन आवेश दोनों पे क्या हो जाएंगे? समान। अगर इस पे क्यों आवेश है, ठीक है, तो बाद में टच करने के बाद आधा इस पे बढ़ जाएगा, आधा इस पे बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल तो समान रहेगा। टोटल तो समान रहेगा। तो आवेश तो समान है, लेकिन विभव क्या हो जा? कम। ठीक है, क्या हो जा? कम। तो इसके मतलब इसका कम हो जाएगा तो इसका ज़्यादा हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो इनके बीच एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जा। क्या हो जा? और उसी विद्युत विभवांतर के कारण आवेश एक जगह से दूसरी जगह जावा। भाई तुम्हारी जो लाइट है, लाइट क्यों बह रही, मतलब इसमें जो आवेश है वो क्यों बह रहा? आवेश क्यों बह रहा? आवेश पता कहाँ से कहाँ बहेगा? जब तुम विद्युत धारा पढ़ोगे ना, तुम सबसे शुरू में तुम यही पढ़ोगे कि विद्युत धारा बहती क्यों है, क्यों बहती है। विद्युत धारा मतलब बहती क्यों है, आवेश क्यों बहता है। विद्युत धारा वही तो आवेश का बहना, तो क्यों बहता है वो आवेश? कुछ ना कुछ विभव का अंतर होना चाहिए। मानने की बात, यहाँ अगर 5 वोल्ट का विभव है इस बिंदु का, बिंदु ए है ये, ठीक है, 5 वोल्ट का क्या है? विभव। क्या बता रहा मैं क्या बता रहा? क्या बताया मैंने? विद्युत धारा क्यों बहवा? ध्यान तो दे रहा था नहीं, मेरी आंख बेटे सब पर है, ध्यान रखिए, ठीक है। मानने की बात, यहाँ एक बिंदु ए है, इसका विभव कितना? 5 वोल्ट, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है? बी बिंदु मान लो इसको, इसका विभव है 3 वोल्ट। क्या है? 3 वोल्ट। तो जो विद्युत धारा बहेगी वो 5 वोल्ट से किधर बहेगी? 3 वोल्ट की तरफ, ठीक है। तो विद्युत धारा बहती क्यों है? ताकि विभव का क्या हो? अंतर। भाई इधर 5 वोल्ट है, इधर कितना है? 3 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर है विभव का? 2 वोल्ट का। 2 वोल्ट का। तो जहाँ भी विभव का थोड़ा बहुत अंतर आएगा वहीं क्या होगी? विद्युत धारा बहेगी। और विद्युत धारा हमेशा अधिक विभव से कम विभव की तरफ बहती है। अधिक विभव से कम विभव की तरफ क्या होती है? बहती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब आवेश भी फिर मान लो वही विद्युत धारा, वही तो आवेश का प्रवाह होना, आवेश का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। समझ आ गया? आवेश क्यों बहता है? क्यों बहता है? विभव के अंतर के कारण। तो वही तो विभवांतर हो, तो विभवांतर के कारण ही क्या बहता है? आवेश। विद्युत धारा किसके कारण बहती है? विभवांतर के कारण, ठीक है। ये होगी तीसरा क्वेश्चन। पता कितने थे? 15 पेज हैं।
किसी नंबर में मैसेज भेज हो जाए यार, दिख रहा क्या आप? क्वेश्चन पढ़ो पहला। तुम्हारे में से कोई सा भी क्वेश्चन ही करके लाए सारे के सारे, जब भी तो समझ आता। एक समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच किन्हीं दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में क्या अनुपात होता है? समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, जिसकी तीव्रता ये पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इसलिए प्लेटों के बीच किन्हीं दो बिंदुओं पर ई का मान समान होने के कारण अनुपात 1:1। ये देखो क्या कहना चाह रहा, ये दो बिंदु है, क्या है ये? समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र हो वो क्या हो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये तो बता रखा मैंने, पता नहीं कितनी बारी, ठीक है। तो अगर चाहे यहाँ बिंदु मान लो, चाहे यहाँ का विद्युत क्षेत्र देख लो, चाहे इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र देख लो, चाहे इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र, सबका ई होगा और कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो दोनों का अनुपात ले, कितना आएगा? 1 कट के 1 ही तो आएगा अनुपात, मतलब इसके बटे में ये रख दो, दोनों का अनुपात कितना आएगा? 1। यही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र है, क्या है कोई? तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात हो वो हमेशा कितना रहे? 1। क्यों रहा? क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र हो हर एक बिंदु का क्या हो? समान हो, और वो कितना हो? सिग्मा अपॉन। समझ आ गया? ठीक है। पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है? पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है? देखो जरा, V बराबर Q अपॉन C, ये सूत्र पता? ये तो यही है, C बराबर Q अपॉन V, या V बराबर क्या लिख लो? Q अपॉन C, ठीक है। पृथ्वी का आकार बड़ा होने के कारण पृथ्वी की धारिता अत्यधिक होने के कारण इसका योग शून्य मान। देखो जरा अब क्या कहना चाह रहा है, कह रहा पृथ्वी का विभव शून्य क्यों मान रहा? देखो जरा, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। पृथ्वी जो हो ना, पृथ्वी क्या हो? पृथ्वी बहुत बड़ा एक गोला हो, बहुत बड़ा गोला, तो कोई खोखला गोलीय चालक हो, उसकी धारिता मैंने बता रखी, तो पृथ्वी की भी धारिता बताई थी। पृथ्वी की धारिता कितनी है? 711 माइक्रोफैराड। कितनी? 711। तो पृथ्वी की जो धारिता हो बहुत ज्यादा हो, क्या हो? तो पृथ्वी की धारिता बहुत ज्यादा, जब ये पहले से ही धारिता क्या है? बहुत ज्यादा, तो ये कम रहा होगा, क्या रहा होगा भाई? ये विभव जब कम रहा होगा तभी तो धारिता ज्यादा बड़ी होगी। अब इसको मैंने अप्रोक्सीमेशन मान लिया, मतलब अप्रोक्स मान लिया, कितना? लगभग मान लिया, कितना? 0। कितना? 0 नहीं होता वैसे, लगभग पूरा 0 नहीं मानते तुम इसको। मान लिया अगर मैंने इस विभव कितना हो गया? 0, तो Q के नीचे में क्या बच जाएगा? 0, और जिसके नीचे में 0 हो वो क्या हो? अनंत। तो पृथ्वी की जो धारिता वो अनंत थोड़ा ही ना हो, कुछ फिक्स हो, लेकिन बहुत ज्यादा हो, क्या हो? बहुत ज्यादा हो, तो इसको लगभग विभव का हम क्या मान के चलते हैं? 0 के बराबर। एक्चुअल में 0 नहीं होता है, लिख तो रखा है मैं एक्चुअल में 0, पर असलियत में 0 नहीं होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि विभव क्या हो? विभव 0 क्यों हो? क्यों मान रहे विभव 0? क्योंकि पृथ्वी की धारिता क्या हो? बहुत ज्यादा। पृथ्वी का आकार बड़ा होने के कारण पृथ्वी की धारिता अत्यधिक होने के कारण इसका विभव शून्य मान लिया जाता है। पृथ्वी की जब धारिता जो है बड़ी होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो विभव तो कम रहा होगा, तो विभव 0 मान लो, तो धारिता क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा किस रूप में कहाँ संचित होती है? तो ये तो बता रखा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो? संचित हो। बताया था ना, इसके फॉर्मूले बताए थे। किसी आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र याद कीजिए, ठीक है। 3 फॉर्मूले आए थे, तो वो जो ऊर्जा हो वह कौन सी ऊर्जा हो? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो? ठीक है। किसी आवेशित संधारित्र पर नेट विद्युत आवेश कितना होता है? देखो जरा, नेट मतलब कुल। देखो कोई संधारित्र है, इस पे प्लस क्यू आवेश है पहली प्लेट पे, ठीक है, ये इसकी दूसरी प्लेट है, इस पे कितना है? माइनस क्यू, ठीक है। जितना इस पे प्लस क्यू होगा इतना इस पे, तो ये तो 0 ही होगा, जितना प्लस का उतना ही माइनस का। यही तो बताया था मैंने। संधारित्र क्या हो? संधारित्र की 2 प्लेटें में 2 प्लेट हो, लेकिन दोनों प्लेटों पर क्या हो?
समान लेकिन विपरीत आवेश। तो अगर इस पे प्लस के 2 कूलम है तो इस पे माइनस के 2 कूलम होगा, तो समान है लेकिन विपरीत है। ये 2 कूलम क्या है, समान, लेकिन इधर क्या है, विपरीत है। ये भी 2 कूलम है लेकिन ये प्लस का है माइनस का, तो दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 0। कुल निकाल लो, कुल आवेश कैसे निकालते हो, कुल आवेश कैसे निकालते, जोड़ के। तो प्लस के 2 कूलम को प्लस के या माइनस का 2 कूलम, तो प्लस माइनस 2 कूलम माइनस 2 कूलम कितना आएगा, 0। तो कुल आवेश किसी भी संधारित्र पर कितना हो, 0 है। लेकिन अगर उसकी प्लेट का, एक प्लेट का पूछ लिया तो एक प्लेट का 0 हो या कुछ और हो, एक प्लेट पे 0 तो नहीं होता। अगर दोनों प्लेट का पूछेगा तब 0 होगा, मतलब कुल 0 होगा। ठीक है, तो समझ आ रहा तुम्हें? अच्छा, ये तो हो गया। एक समान आयतन के 2 चालकों के बीच विभवांतर हो सकता है जबकि दोनों पर समान धनावेश हो। क्या कह रहा है, एक समान आयतन के 2 चालकों के बीच विभवांतर हो सकता है, एक समान आयतन के 2 चालकों के बीच विभवांतर हो सकता है जबकि दोनों का समान धनावेश है। हाँ, क्योंकि समान आयतन के 2 चालकों का आकार भिन्न हो सकता है। आयतन पता क्या, आयतन तो बताया था मैंने, क्या हो, जो कोई कितनी जगह घेर रहा है वो आयतन हो, है ना। ठीक है, जैसे पानी को तुमने गिलास में डाला तो गिलास क्या है, एक तरीके का आयतन। ठीक है, हाँ, क्योंकि समान आयतन के 2 चालकों का आकार नहीं आएगा यार, छोड़ दो, तुम्हारी सिलेबस से भी नहीं है, छोड़ो। लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन करे वो आएंगे, ध्यान रखना। यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटें परस्पर किसी तार द्वारा जोड़ दी जाए तो क्या होगा। ये कोई क्या है, आवेशित संधारित्र है, इसकी दोनों प्लेटें क्या कर दो, तार से क्या कर दो, तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बताया था ये। तो देखो जरा, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म कैसे होगा, पता कैसे होगा, जितना इस पे चार्ज है ना इतना इस पे चार्ज है, तो ये जो तार है ना, तार धीरे धीरे करके क्या होने लगा गर्म। क्या होने लगा, गर्म। तो उसमें उष्मा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यही चीज़ लिखी हो देखो यहाँ। क्योंकि इसमें संचित ऊर्जा तार में उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जितनी भी इस आवेशित संधारित्र में ऊर्जा होगी, ऊर्जा किस रूप में थी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये जो ऊर्जा थी ये किस में बदल जाएगी, उष्मा में। मतलब इसको तार को क्या कर देगी, गर्म, और पूरा तहस नहस कर देगा वहाँ। ठीक है, पूरा जल जाएगा वो संधारित्र। ठीक है, तो संधारिता कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, किसी संधारित्र में पराविद्युतांक का क्या अर्थ है, ये तो बता दिया यार, पता नहीं कितनी बारी। कितने हो चुके हैं, 20 हो गए ना, 20 हो गए, 21 हो गए हैं। देखो जरा 22वां, जब किसी पराविद्युतांक पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, पराविद्युतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्यों घट जाता है, क्या है, जब किसी पराविद्युतांक पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पराविद्युतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्यों घट जाता है। यार इसको कैसे डिटेल में पढ़ना था वैसे मुझे। पराविद्युतांक 2 प्रकार के हो, मतलब पराविद्युतांक के 2 प्रकार के, ध्रुवीय और अध्रुवीय है। आया था इसी बारी वो, है ना। पराविद्युतांक कितने प्रकार के हो, 2 प्रकार के। देखो जरा, जो पराविद्युतांक हो, पराविद्युतांक पदार्थ पता क्या हो, पराविद्युतांक किन्हें क्या है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है लेकिन उसमें क्या उत्पन्न हो सकता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो जो पराविद्युतांक हो 2 तरीके के हो, कितने, एक तो हो अध्रुवीय, ध्रुवीय पराविद्युतांक, और दूसरा कौन सा हो, ध्रुवीय पराविद्युतांक। अध्रुवीय पराविद्युतांक वो हो जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो, 0। क्या हो, 0। अध्रुवीय क्या हो, जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो, 0। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यही तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ऐसे
परावैद्युतांक, ऐसे परावैद्युतांक जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, तो अध्रुवीय परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, अब ध्रुवीय में क्या आएगा? जिनका परावैद्युतांक 0 नहीं होता है, नहीं का चिन्ह है ये, 0 के बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसे पदार्थ जिनका परावैद्युतांक, वो जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, ठीक है, 0 नहीं होता है, ध्रुवीय परावैद्युतांक कहलाते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल अध्रुवीय का एग्जाम्पल है N2 मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और इसका ध्रुवीय का अमोनिया, वाटर, H2O, जल। ये अमोनिया है और ये जल है। बताऊं कैसे हो? देखो जरा, इतना डिटेल में जाना नहीं था वैसे तुम्हें, बता रहा हूँ, फिर भी इनका ध्रुवीय कैसे हो यार, छोड़ दो यार, लो देखो जरा, N है, ये N है, क्या ये N? बहुत डिटेल में पढ़ा रहा है, इतना डिटेल में तुम्हें जाना नहीं, तुम्हें एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, तुम्हें क्या याद रखने हैं? एग्जाम्पल। अध्रुवीय के एग्जाम्पल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ध्रुवीय के अमोनिया और जल है। ठीक है, अमोनिया देखो क्या हो, नाइट्रोजन जो इसमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो? 7 हो, तो KLMN पढ़ा, तो K में कितने? 2, L में कितने? 5, 2 और 5, 7 हो गए। तो इसे अपनी कक्षा पूरा करने के लिए, मतलब इसको अष्टक पूरा करने के लिए अपने कितने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉनों की। हवा में जा रहा है सारे सर के ऊपर को है, इसे अपना अष्टक पूरा करना हो ना, तो अष्टक पूरा करना, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 और 1 5। नाइट्रोजन के ऊपर एक पाया जाता है एकाकी युग्म। क्या पाया जाता है? ये क्या होता है? एकाकी युग्म। एकाकी युग्म का मतलब पता क्या हो? जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते, ठीक है, बंद नहीं बनाने के, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। बंद पता नहीं क्या हो? बॉन्ड पता क्या हो? है बॉन्ड एक तरीके का आकर्षण, क्या हो? एक तरीके का आकर्षण हो बॉन्ड, ठीक है, जो एक लड़का और लड़की के बीच बना, ठीक है, वो आकर्षण ही तो हो एक, है ना, आकर्षण ही तो हो एक, तो उसको तुम कह सकोगे एक बंद हो, वो क्या हो? बंद, बॉन्ड हो वो। ऐसा नहीं कहते, इसके और इसके बीच का तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या हुआ ना, ये तो एक दूसरे के प्रति मर मिट जाएंगे, है ना, सुना ना, तो उनके बीच का बॉन्ड क्या हो? बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और हमारे जैसे सिंगल, ठीक है, हमारे जैसे सिंगल क्या हो? मैं तो सिंगल ही हूँ। तो जो बंद बनाने में भाग नहीं लेने के, उन्हें क्या कहेंगे? एकाकी युग्म। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक एकाकी युग्म हो। समझ में नहीं आता, लड़कों की 4 गर्लफ्रेंड हो, खुशी सिंगल हो जाना यार। भैया अपनी बात बता रहे। देखो जरा, नाइट्रोजन के ऊपर कितने एकाकी युग्म हो? एक, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म बना, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। तो अगर एक लड़का और लड़की है, उसे एक एकाकी युग्म बोल देंगे, ना कि 2, ठीक है, क्योंकि जोड़े को बोल देंगे एकाकी युग्म, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलने के। जैसे सिंगल लड़की है यार, ठीक है, इसे मैं एकाकी युग्म नहीं बोलने का। जब इसका जोड़ा बन जाए किसी के साथ, 2 हो जाएंगे, ठीक है, तो उसे क्या बोल लूँगा? युग्म, जोड़ा बोल लूँगा उसे मैं, ठीक है, एकाकी युग्म, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने की जरूरत है? कितने की? 3 की। तो इसके आसपास कितने हाइड्रोजन है? 3। कितने हाइड्रोजन है? 3। बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन जो हो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो? 1। कितना हो? 1। तो KLMN में तोड़ दो इसको, K में कितना आएगा? 1। इसे अपना
क्या पूर्ण करना? अष्टक पूर्ण करना है क्या? अष्टक पूर्ण करना है। क्या करना पड़ेगा? पूरा इसका एक चाहिए हो सर, इसे ऑक्टेट नहीं पूरा करना पड़ता, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ेंगे सर। तो इसको एक और चाहिए है कि क्या चाहिए इसको? एक और। तो एक तो इसके पास है पहले से ही, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये बना दिया मैंने। अब इसको कितने चाहिए? 2। तो 1 नाइट्रोजन से ले लगा, तो मतलब इसने क्या बना लिया? नाइट्रोजन के साथ बंद। क्या बना लिया? बंद बना लिया। तो इसने भी नाइट्रोजन के साथ बंद बना लिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने भी। तो इस हाइड्रोजन के पूरे हो गए 2, ठीक है, हो गए ना? इस हाइड्रोजन के पूरे हो गए ना? इस हाइड्रोजन के पूरे हो गए। अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए थे? 3। अब ये देखो नाइट्रोजन ने तीनों के तीनों ले लिया अपने, ले लिया नहीं? अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो तो गई पूरे 8। तो इसे 8 ही चाहिए थे, बन गए। अब देखो जरा, ये तो मैंने बंदी बनाया सिखाया। अभी क्या बनाने सिखाया? अब एक तरीके की पता क्या हो यार, बहुत क्या बताऊँ तुम्हें। एक पता क्या हो, एक हो विद्युत ऋणात्मकता, तुमने पढ़ी होगी, पढ़ी विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब हो अपनी ओर आकर्षण करना। क्या करना? अब जो जितना बढ़िया लड़का हो, ठीक है, उसकी तरफ क्या हो, बहुत सारी लड़कियां आकर्षित हो, तो मतलब उसकी पावर ज़्यादा हो, है ना? पावर ज़्यादा हो ना उसकी। क्या कह रही? अपनी बात बता रही तू? तो उसकी पावर क्या हो? ज़्यादा। नाइट्रोजन इसमें बहुत सुंदर है। क्या है नाइट्रोजन? सुंदर, बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत सुंदर। तो इसकी तरफ ना, इसकी तरफ हाइड्रोजन खिंचा हुआ है सर, हाइड्रोजन ऐसे खिंचा हुआ, ऐसा आकर्षित हो रहा है इसकी तरफ, ठीक है? क्या हो? लेकिन नाइट्रोजन को हाइड्रोजन पसंद ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का दिल टूट गया। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या टूट गया? दिल। हाइड्रोजन इसकी तरफ खिंचा रहा, नाइट्रोजन की तरफ ऐसे खिंचा रहा। और खींच कौन रही? विद्युत ऋणात्मकता। कौन खींच रही? वही तो इसकी सुंदरता नाइट्रोजन की। लेकिन इसे हाइड्रोजन को पसंद ही नहीं है, इसे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन पसंद ही नहीं है ना? तो हाइड्रोजन किसके पास ये नाइट्रोजन किसी और के पास जाना चाहोगा, किसी और के पास जाना चाहोगा। यहाँ इतनी रोमांटिक बात चल रही है। ठीक है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन पसंद नहीं है, तो नाइट्रोजन किसके पास जाना चाहेगा? किसी और के पास। किसके पास जाना चाहेगा? किसी और के पास। तो जो मैंने तुम्हें ये दिखाई ना, ये दिखाई, ये पता क्या है? पता क्या है ये? हैं? पता क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है ये। देखो, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, इसकी इधर है, तो इनको टोटल को जोड़ दो, कुछ ऐसी दिशा आएगी। इनको टोटल को जोड़ के कुछ ऐसी दिशा आएगी। मतलब इसमें विद्युत द्विध्रुव जो होगा, क्या बोलते हैं इसको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 0 नहीं होने का। क्या नहीं होने का? 0। इनका जुड़ के कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। मतलब हाइड्रोजन के साथ कुछ ना कुछ इसका तालमेल रखेगा, भले ही इसको किसी और की चाहना हो, लेकिन वो पुरानी वाली छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही तो हो। नाइट्रोजन को किसी और की चाहना है, लेकिन वो अपना पुराना साथी भी छोड़ना नहीं चाहता। और चाहे अगर यार अगला भी नहीं मिला तो पिछले से भी हाथ धोऊंगा, है ना? ऐसा ही हो सकते, यही तो जीवन में। अच्छा, मेरे साथ नहीं हुआ। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के एक खेल बताता हूँ। नाइट्रोजन का ही, नाइट्रोजन कितने? 2। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। इसके खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई तम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 1 2 3 2 ऐसे बना दिए मैंने। ठीक है, कितने बना दिए? 2 ऐसे बना दिए। 2 क्या, 3 ही बनाऊँ? 3 बनेंगे ऐसे, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। कितना? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कितने बॉन्ड हो? 3 बॉन्ड। अब इसने भी अपने 8 पूरे कर लिए, इसने भी 8, 3 3 छेड़ दो 8, 3 3 छेड़ दो 8, और जो बंद बनाने में भाग लेते हुए एकाकी युग्म हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास एक एकाकी युग्म पाया। तो अब देखो जरा, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो क्या है? ये नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का जो
विद्युत ऋणात्मकता होगी वो क्या होगी? शून्य। क्यों होगी शून्य? शून्य क्यों होगी? जितना सुंदर ये वाला नाइट्रोजन उतना सुंदर ये वाला नाइट्रोजन, है ना? जितना सुंदर ये वाला नाइट्रोजन उतना सुंदर, तो सुंदरता से सुंदरता घट गई, है ना? ठीक है, कट गया। किसका कट गया? जितना सुंदर ये वाला नाइट्रोजन इतना सुंदर ये वाला नाइट्रोजन, मतलब जितनी इसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी इसकी, तो सेम है दोनों की विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, कोई किसी की तरफ आकर्षित नहीं होने का, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होगी? 0। तो जब विद्युत ऋणात्मकता 0 होगी, कोई किसी को आकर्षित नहीं करने का, और कोई किसी को आकर्षित नहीं करने का मतलब उसमें कोई क्या नहीं होने का? विद्युत विद्युरागुण नहीं होने का, कोई उसमें विद्युत विद्युरागुण की दिशा नहीं होने की। ठीक है, नहीं होने की ना, नहीं होने की, तो इसमें विद्युत विद्युरागुण कितना होगा? समझ आ गया? बस ठीक है, यही तो समझाना चाह रहा था मैं। ठीक है, अब देखो जरा, समझ आ गए? उतार लो जल्दी, उतार लो जल्दी, उतार लो इसको। ये तो बढ़िया है, फोन ही चलाएगा आज। देखो क्वेश्चन क्या है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, परावैद्युतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्यों घट जाता है? पता क्यों घट जा? जैसे तुमने ऐसे रखा, कोई परावैद्युतांक यहाँ रख दिया, ठीक है, इसके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ऐसे होगी, प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन यहाँ माइनस उत्पन्न होगा इसके विपरीत दिशा में, ध्रुवण ये भी अभी तो बताया था, इधर प्लस होगा, तो इसके अंदर ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, तो ये जो नेट है इसमें से ये घट जा, इसमें से क्या हो जाए? ये घट जाएगी, तो इसलिए कम हो जा। इतना डिटेल में पढ़ाई आने का नहीं। परावैद्युतांक को ध्रुवण के कारण उसके अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर से इधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन इसकी विपरीत दिशा में बना इसमें जो ये क्या है, ये परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र बना ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में नहीं बनता, इसके पास इधर प्लस है ना, और बाह्य विद्युत क्षेत्र में इधर प्लस है, तो प्लस से माइनस इधर बनेगा, लेकिन इस पर ध्रुवण के कारण इसके पास वाली प्लेट पर माइनस क्यों आएगा? इस पर इधर क्या आएगा? इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा? प्लस, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर होगी, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में नहीं है, यही तो कहना चाह रहा है। विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र के प्रेरित होने के कारण इसके अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाता है, जो मैंने बताया वही बात लिखी हुई है इसमें। ठीक है, किसी माध्यम में परावैद्युतांक सामर्थ्य ये नहीं आनेगा। परावैद्युतांक सामर्थ्य क्या हो? यदि आपको कम धारिता के संधारित्र दिए हैं तो इनसे अधिक धारिता किस प्रकार प्राप्त करेंगे? दिए गए, हाँ ये तो बढ़िया है, ये इम्पोर्टेंट 24वां, यदि आपको कम धारिता के संधारित्र दिए गए हैं तो इनसे अधिक धारिता किस प्रकार प्राप्त करेंगे? दिए गए संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। अगर आपके पास 3 संधारित्र दे रखे हैं और सभी की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, क्या है? 2 माइक्रोफैरड। 3 संधारित्र ऐसे दे रखे हैं, इससे किस में जोड़ दिए तुमने? किस में जोड़ दिए? समांतर क्रम में जोड़ दिए, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड तीनों को। तो समांतर क्रम में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? C1 + C2 + C3 डायरेक्ट, तो 2 2 2 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, तो बढ़ गई ना धारिता, कम से ज्यादा होगी ना, तो इनको किस में जोड़ना पड़ेगा? अगर ज्यादा से कम बनानी होती तो कौन से में जोड़ता? श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये लिख लो, ये वाली लाइन अपने नोट्स में लिख लेना, ये लिख लेना है, ठीक है, ऐसा लिख लेना, लिख लिए। एक ग्राफ खींचे जो धारिता के, ये तो ग्राफ तो बता रखा है यार, बता रखा है ग्राफ तो, ये किमोर वी में एक नियत विभवांतर के लिए कोई संधारित्र अधिक या कम आवेश ग्रहण करे, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है। पता कौन से वो है कॉन्सेप्ट है? कोई संधारित्र है, उसका मैंने वी वोल्ट से चार्ज किया, ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी से क्या किया? चार्ज किया, फिर मैंने उस बैटरी को हटा लिया। ये तुम्हारे इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं आने का, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, ना आज तक क्वेश्चन आया और ना कभी आने का। हटा लिया फिर जोड़ दिया, तो धारिता पे क्या फ़र्क पड़ेगा, विभव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आवेश पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जहाँ भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ना तुमसे कि वी वोल्ट वाली बैटरी से चार्ज किया, फिर बैटरी को उसको हटा लिया, तो आवेश पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तुम क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, इसमें ही होंगे आगे, तो ये तुम्हें करने नहीं है, ठीक है।
मुक्त आवेश की निरपेक्षिक विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक, तो 2 मात्रक हो, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, दूसरा फैराड बटे मीटर, अभी निकलवाया था आज ही। यही है ना बस इसमें 27 ही, 27 ही है ना इसके, पक्का? हाँ 27 ही है। अब देखो जरा ये वाला, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युतांक में अंतर, अभी बताया ना मैंने, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युतांक में अंतर। इनके अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं, वही तो बताया। इनके जो अणु हो, अणु उनमें क्या हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवीय में। ये बात रखनी, बस ये नहीं लिखना क्या अनुपस्थिति परिस्थिति, ठीक है। तुम्हें क्या याद रखना, बस जो ध्रुवीय परावैद्युतांक वाले अणु हो तो इनमें क्या पाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उनमें कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। लेकिन अध्रुवीय में कोई भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, बस ये लाइन याद रखनी है। उसके बाद इनके अणुओं की रचना कैसी होती है, असममित। असममित मतलब एसिमेट्रिकल, मतलब उनकी कोई शेप नहीं बनती। देखो जरा, अमोनिया था ना ये, इसकी ऐसी थी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर, इधर हाइड्रोजन और ये इधर एकाकी युग्म, ठीक है, दो होंगे बस, ये एकाकी युग्म। तो इसकी संरचना कैसी है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब नाइट्रोजन को देखो जरा, नाइट्रोजन को संरेखित दिख रही है, ऐसी एक ही लाइन में दिख रहे हैं, ये अलग अलग लाइन में दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो सम्मित मतलब जिसकी कोई शेप ना हो, कोई शेप ना हो, ठीक है। असम्मित अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, तो वो किस में होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युतांक वाले, किस में, ध्रुवीय परावैद्युतांक में, ठीक है। अभी बताया था ना ध्रुवीय और अध्रुवीय। उसके बाद अध्रुवीय जो परावैद्युतांक था, अध्रुवीय परावैद्युतांक जैसे ऑक्सीजन है ना, और इसमें देखो अमोनिया की, ये उदाहरण भी दे रखे हैं इसमें। तो ऑक्सीजन की संरचना कैसी हो, ऐसी हो ऑक्सीजन की संरचना। और नाइट्रोजन की कैसी हो, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बना, नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बना, 3। ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बना, 2। और अमोनिया की संरचना मैंने अभी कैसी बताई थी, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर एकाकी युग्म, ठीक है। पढ़ लियो यार, ये तो याद ही करना है तुम्हें। 1 फैराड धारिता का गोलीय चालक बनाना असंभव क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों संभव नहीं है। देखो जरा, 1 फैराड धारिता का, बढ़िया सवाल है, 1 फैराड धारिता का गोलीय चालक बनाना संभव क्यों नहीं है। अब गोलीय चालक है, गोलीय चालक की धारिता क्या हो, C बराबर 4πε0r, ठीक है, 4πε0r। तो धारिता कितनी दे रखी, 1 फैराड। इसका मान कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9, ऊपर क्या आएगा r, तो r कितनी आ गई, r, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, 9 गुणा 10 की घात 9 फैराड नहीं तो मीटर में आएगी, मतलब ऐसा ही मात्रक दे रखा तो मीटर में आएगी। तो अब देखो ये क्या है, 9 गुणा 10 की घात 9, ये क्या है, r त्रिज्या। उस खोखले गोले की क्या होती थी, ये त्रिज्या क्या होती थी, त्रिज्या। तो ये खोखला गोला है, कोई इसकी त्रिज्या, अगर 1 मीटर का गोला है मेरे पास, 1 मीटर का, कितने मीटर का, ऐसे मान लो 2 मीटर का गोला है मेरे पास, कितने, 2 मीटर का गोला। तो 2 मीटर के गोले की त्रिज्या देखो कितनी बड़ी बनेगी, 1 मीटर इतना हो ना, इतना हो, तो इसकी त्रिज्या देखो कितनी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी ना। उसके बाद अगर मेरे पास 10 मीटर का गोला है, 10 मीटर के गोले की त्रिज्या है तो बहुत बड़ी बन जाएगी यार, 10 मीटर तो बहुत दूर पहुंच जाएगा। अब ये देखो कितने मीटर है, 9 गुणा 10 की घात 9, मतलब 9 के पीछे 9 जीरो, इसकी त्रिज्या है ये खोखले गोले की। तो इसे तुम ये बताओ, तुम संदूक में रख सको या घर में रख सको, इसे नहीं रख सकते ना, तो इसलिए बनाना संभव नहीं है। यही लिखा हुआ इसमें, देखो गोलाकार चालक की ये 9 गुणा 10 की घात 9 आ जाएगी इसकी त्रिज्या, ठीक है, आ जाएगी। अब इसमें देखो क्या लिख रखा, अर्थात 1 फैराड धारिता का गोलाकार चालक बनाना संभव नहीं है, जिसको अलमारी में रखना भी संभव नहीं है। इसलिए 1 फैराड धारिता का चालक बनाना ही संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी त्रिज्या बहुत बड़ी होगी, तो उसे तुम रख ही नहीं सकते। समझ आ गया। विद्युत मशीनों में सतह पर ये भी नहीं करना, पता क्यों नहीं रखनी होती, पता क्यों नहीं रखनी होती, वैसे ये तुम्हें करना नहीं है। जहाँ तुमने अगर तिखी नोक बना दी ना, क्या बना दी, तिखी नोक बना दी, तो वहाँ जो आवेश होगा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। क्या होगा, आवेश बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा और तुम्हें बहुत तेज़ करंट लग सकता है वहाँ पे, क्योंकि जो नुकीली चीज़ हो ना वहाँ पे आवेश बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो, क्या हो, नुकीली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आवेश इकट्ठा होगा, ठीक है। ये तुमने जब आवेश की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, वहाँ एक टॉपिक आता है आवेश का, क्या बोलते हैं उसको, लिगिजीकरण आता है कुछ ऐसे करके आता है, लिगिज होना आवेश का,
हिंदी में नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, आवेश लीकेज होता है वहाँ से, बहना मतलब आवेश का कुछ ऐसा करके आता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना नुकीली चीज़ जो उदाहरण देके समझाया जा कि नुकीली चीज़ जो हो, नुकीली चीज़ तो उस पर बहुत ज़्यादा आवेश की इकट्ठा हो जा। जैसे ये नुकीली चीज़ है तो यहाँ बहुत ज़्यादा आवेश होगा, बहुत ज़्यादा आवेश। जैसे जैसे ये दूर होता मतलब नुकीला नहीं होता जाएगा, जैसे जैसे फैलती जाएगी इसकी सतह तो वहाँ आवेश भी क्या होता जाएगा, कम। नुकीली जगह पे आवेश क्या हो, बहुत ज़्यादा, और आवेश जहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ तुम्हें क्या लगेगा, करंट हो। तो इसलिए नुकीली चीज़ नहीं बनाते तुम मशीनों की, ठीक है। मशीनों की सतह पर तीखी नोक क्यों नहीं छोड़ी जाती, तीखी नोक इसलिए नहीं छोड़ी जाती क्योंकि वहाँ आवेश क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और तुम्हें करंट लग सकता है मशीनों पर, ठीक है। क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धात्विक गोला 1 कूलाम आवेश ग्रहण कर सकता है? देख लो यार, ये कुछ नहीं है। हर एक लम्हे में नाद करूं। देखो भाई, यहाँ देखो ये वाला A तथा B समान त्रिज्या के 2 चालक गोले हैं। तो A एरा B एरा, इनकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है इनकी, समान, समान है त्रिज्या इनकी, ठीक है। क्या इनकी त्रिज्या, समान। A ठोस है और B खोखला है, ये तो पूरा ठोस है और ये खोखला है, ये क्या है, खोखला, खोखला है, ठीक है। दोनों को समान विभव तक आवेशित किया जाता है। दोनों गोलों पर आवेश में क्या संबंध होगा, बस जितना इस पर आवेश होगा इतना ही इस पर आवेश होगा। क्यों होगा, चाहे खोखला गोला हो चाहे कैसा हो, ठोस गोला हो, ठीक है। उन पर जो आवेश हो ना, अगर वो चालक है, वो कैसा है, अगर वो चालक है तो किसी भी चालक को अगर मैं आवेश देता हूँ, चाहे वो खोखला गोला हो चाहे कैसा हो, ठोस गोला हो, तो आवेश जो उस आवेश होता है उसकी सतह पर बाहरी सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। जैसे मैंने तुम्हें किसका एग्जाम्पल बताया था, एक कार वाला, है ना, कार वाला एग्जाम्पल बताया था। जैसे कल परसों बहुत तगड़ी बिजली कड़क रही थी ना, अगर तुम कार में बैठ जाते तो तुम सेफ रहते। अगर तुम्हारे ऊपर गिरती ना बिजली, कार के ऊपर गिरती बिजली, ठीक है कार के ऊपर बिजली गिरती तो तुम सेफ रहते हैं, क्योंकि जो कार है ना, कार लोहे की बनी हुई है, ठीक है, और अंदर से क्या है, खोखली। तो जितना भी बिजली में आवेश होगा वो सारा कार की सतह पर फैल जाएगा। तो तुम अंदर क्या रहोगे, सेफ। पता कैसे रहोगे, जब तुमने कार के शीशे बंद करे हुए हो, ठीक है ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें। पराविद्युतांक को आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच रखने पर, अर्थात पराविद्युतांक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके सिरों पर कुछ नहीं है, तुमने करा रखा है मैंने। किसी गोलाकार चालक की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। एक आवेशित समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के निकट लाने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या प्रभाव पड़ता है, विभवांतर घट जाता है, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें। चलो भाई, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धातु की फॉइल रखने पर, है धातु की फॉइल रखने पर, फॉइल ही है वो। देखो जरा क्या हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, 5 किलो बना क्या